खैर, मुझे दायित्व दिया है तो कुछ करना पड़ेगा। सर ने पुरानी बात कही 40-45 साल की, और 30-32 वर्ष का सेवा काल मेरा भी हो गया है, और 90 PSC से हूँ मैं, और अभी मुझे 10-12 साल और सर्विस करना है, 65 तक अगर चली तो। लेकिन पिछले 5-10 साल से जो एक ट्रेंड चला था सेमिनार का, अभी कोरोना काल में उसमें ब्रेक आया है सर, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो ट्रेंड चला था सर्टिफिकेट प्रोडक्शन का, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता था CR में, जो गवर्नमेंट की जो अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते थे, और कुछ उनको कुछ बेनिफिट होते। CR का फॉर्मेट ऐसा बना था, आप लोगों को सबको पता होगा। तो मुझे जाना भी रहा, हर कैपेसिटी से जाना रहा, और मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि ये फैशन हो गई। फैशन मतलब क्या, कैसे डिफाइन करेंगे फैशन? तो द थिंग विच इज वेरी कॉमन इन यूज इज फैशन। आप चौड़े पैंट पहन लो, बेल बॉटम या सकड़ी पहन लो, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो फैशन में चलन में है, इसलिए हम भी पहन रहे हैं। तो सेमिनार इतना चलन में हो गया था, और उसके दूसरे दिन 2 दिन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, और कहाँ होती थी? वहां बैंकॉक जगह पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो है एनालिसिस करने के लिए बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की गई, और भोपाल से ही आयोजित की जाती थी, और गए हमारे साथी गए हैं उससे, और इस तरीके से जहां कोई रोल ही नहीं है। तो ये फैशन इस तरह से हुई थी। लेकिन हम उस इंटरनेशनल या उसकी बात नहीं करें, जो हमारे एरिया में या हमारे आसपास के जहां से हम सब प्रतिभागी हैं, उसमें भी जब दूसरे दिन वैलिडिटी फंक्शन होता था, उसमें जो प्रमाण पत्र देने वाला अतिथि और 5-10 लोग वहीं के जो लोकल, वो बच जाते थे। सबकी, किसी की ट्रेन है, किसी की बस है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और सब चले जाए। आप 2 दिवसीय आए हैं तो एक पूरा उसका रिजल्ट, उसका एक फॉर्मेट है, उस पर अपन पूरा करके और जाए। तो आप अगर ऐसा है ट्रेन है आज 4 बजे की और 5 बजे तक चल रहा है, तो हम दूसरे दिन 4 बजे की भी ले लें, अपने घूम भी लेंगे, उसमें सब कुछ अपना काम हो जाएगा। खैर, तो ये फैशन का कोई रिजल्ट नहीं था। संस्थान एक ऐसा स्थान है जहां मुझे भी सेक्रेटरी होने के बाद भी पेपर प्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर मेरा पेपर अप टू द मार्क नहीं है तो भेज दिया, सब इधर उधर देख रहे हैं, वो कह नहीं रहे मेरे से कि सब ये आप मत करो। मैं ये यहाँ की एकेडमिक एक्सीलेंस को समझता हूँ, और इसीलिए हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इससे ज्यादा तारीफ जो सर ने बोलती है, टाइम टेबल का ध्यान रखा जाता है, कुछ असुविधाएं हो सकती है बाहर के लोगों को कहीं, लेकिन उसके लिए मैं संस्थान के इस तरफ आयोजकों की तरफ होकर के और आप सबसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं। अब थोड़ा सा सर मैं विचलित इसलिए हो गया कि संस्थान के बारे में बहुत भावुक हो जाता हूं। शोध संगोष्ठी कैसी रही, टिप्पणी में ये होना चाहिए। तो ये टिप्पणी तो सर ने की है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत असरदार रही है, क्योंकि सरदार भी हमारे साथ में है, और सरदार नाम थोड़ा बत्रा जी का भूल रहा हूँ, और हाँ भवनीत बत्रा जी सरदार जी हैं। तो संगोष्ठी तो हमारे साथ असरदार रही ही है, और इसका रिजल्ट हमने देखा है। अच्छे डिस्कशंस हुए हैं, शोधार्थियों ने विशेष रूप से बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। पुराने लोग हैं, उनके लिए कोई इतना मायने रखता नहीं है, सबके अपने एक लेवल तक पहुंच गए, सबकी अपनी अपनी लाइन भी डिसाइड हो गई है, किसको क्या करना है, किस फील्ड पर एक्सपर्टाइज करना है। लेकिन जो शोधार्थी आए थे उनके का क्षेत्र की है, और शोध पत्रों का वाचन किया गया, विश्लेषण किया गया, चिंताएं जाहिर की गई और अनुशंसाएं भी की गई। मेरा, क्योंकि मैं अपने मरकज से विचलित नहीं हो सकता, टीचर हूं तो 1-2 तो ज्ञान देगी थी, यहाँ से वहां बैठने का प्रयास करूंगा कि शोधार्थी इतना ध्यान रखें सिर्फ 2 चीजों का। और वो क्या रखे ये नहीं, मैं तो बता रहा हूं सूत्र। एक 2005 में एक किताब आई है, डेनियल उनका नाम है, ये वहां के हैरी फ्रैंकफर्ट जो अपने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मॉरल फिलोसोफर है, उनकी किताब का नाम है ऑन बुलशिट। ऑन बुलशिट इसलिए कि जो हम स्रोत ले रहे हैं, जहां से आंकड़े ले रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा सर ने इसका रेफरेंस दिया था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और जहां से हम ले रहे हैं वो खुद ही अंदर लिख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन में कि ये आपकी है, आप जिम्मेदारी है, आप जाने इसकी सूचना है, ये सही है या नहीं है। हम आंकड़े वहां से लेकर के
और अपने शोध कार्य में प्रयोग नहीं करें। ऐसा किसी ने किया ये नहीं कहता हूं मैं, पर नहीं करें, क्योंकि उसको उस हैरी फ्रैंकफर्ट ने पूरा एनालाइज किया है। बहुत छोटी 65-70 पेज की बुक है, एनालिसिस किया है, और वो कैसे बुलशिट है। बुलशिट मतलब गोबर। तो वो गोबर क्यों है? क्योंकि एक गोबर का उदाहरण मैं दे सकता हूं कि एक इसमें आया, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि संजय दत्त और राहुल गांधी भाई भाई है। ये मैंने अभी किसी को बताया था, तो मेरा इंक्विजिटिवनेस बढ़ा जा रहा है, कैसे भाई भाई है यार, ये पारसी आज ये गांधी और वो है। पूरा थोड़ा सा ध्यान आया तो उन्होंने डिराइव किया, वो मोतीलाल नेहरू, जिद्दन बाई की लड़की नरगिस की लड़की, लड़का संजय दत्त, ठीक। और इधर कितनी जनरेशन हो गई? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। इधर 5, इधर 3, तो भाई कैसे हो गया? इस तरह के 50 आंकड़े गांधी जी के बारे में ले लें, नेहरू जी के बारे में ले लें, या किसी के बारे में ले लें, तो वो बुलशिट है। उसका विश्लेषण करना, उनका उपयोग करने के पहले हमें पर्याप्त सचेत रहना चाहिए। दूसरी एक और पुस्तक डेनियल कैनहिम की है, 2011 में आई है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि हमारा दिमाग 2 तरीके से सोचता है, एक फास्ट और एक स्लो। फास्ट थिंकिंग हम इसलिए करते हैं कि उसमें हमें कम एनर्जी लगती है। थिंकिंग फास्ट, तत्काल जवाब देते हैं, 2 और 2 4, ठीक है। या मैंने बोला हिंदू, इमीडिएट कोई उसका उत्तर दे सकता है, ईसाई नहीं देगा, सबके मन में है। मैंने कहा हिंदू, तो वो उत्तर वही आएगा। तो इस तरह से हमारी फास्ट थिंकिंग है, क्योंकि हमारी एनर्जी उसमें कम वेस्ट होती है और रिएक्शन करते हैं हम। रिफ्लेक्शन नहीं है, रिएक्शन है। और दूसरा जो है थिंकिंग स्लो है, उसमें हमको ज्यादा एनर्जी लगती है, और उसको पूरा हम, क्योंकि वो जो है हियरिंग और लिस्निंग पे जो कंसेप्ट में जो अंतर है कि आवाज यहाँ से आ रही है, हियर कर रहा है, ये एसी की भी आवाज आ रही है, इधर से निकल रही है लगातार। पर लिसनिंग में लिसन टू मी, तो यहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ रुकी और फिर इधर गई, तो मतलब यहाँ भी कुछ जोर दिया है। तो स्लो थिंकिंग में यहाँ कुछ रुकना पड़ता है, तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। और स्लो थिंकिंग के आधार पर हम कुछ कॉन्क्रीट लाते हैं, इमीडिएट रिएक्शन में नहीं। कल बहुत देर तक बात हुई, रिएक्शन में कोई भी चीज करेंगे तो वो अलग चीज हो सकती है। हमको उसके रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड और उसको सोच समझ करके बात करना चाहिए। बहुत अधिक इस सेमिनार में जो चर्चा हुई, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, मैं जेट लॉग से जो बाहर हुआ हूँ, मैं कोई फ्लाइट में नहीं आया हूँ, मैं तो रोड पे चलने वाला हूँ। लेकिन वहां सर ने अभी कहा कि इंक्वायरी कर रहे थे प्रिंसिपलों की, इंक्वायरी ऑफिसर, तो वो जेट लॉग, वो काम का नेचर ही अलग है। और उसके बाद यहाँ आके मुझे तो व्यक्तिगत रूप से 2 दिन में सर इस संस्थान से बाहर नहीं गया, न मेरे घर गया हूँ, न किसी से मिला हूँ। ये कोई भी प्रूव कर देगा। जाके वहां सोए, हम वहीं रहे। इन्होंने कहा एस्कॉन चलिए सर ने, मैंने कहा एस्कॉन भी नहीं जाना, यही हमारा एस्कॉन है। वहीं इनके ही रूम में, इनके विभूति जी के साथ, और सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, फिर वॉक करने गए थे तो एस्कॉन में दर्शन ही नहीं दिए भगवान ने, तब सो रहे थे भगवान। और उसके बाद हम गए नहीं। खैर, तो जो चिंताएं हुई हैं, उन चिंताओं के बारे में अब मैं थोड़ा सा लाइटर मूड में 1-2 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करता हूं। निदा फाजली ने कहा है, क्या कहा है? कुछ इरशाद करें सर, बोला ना। हाँ, आप नहीं करेंगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा। कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, जुल्म की रात बहुत जल्द कटेगी अब तो, आग चूल्हों में हर रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद यहाँ हर्ष शख्स यहाँ सोएगा, आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस, है यकी अब कहीं शोर शराब, है यकी अब कहीं नहीं शोर शराबा होगा, जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा, आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस। नए ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई, नए वादों का जो डाला ये जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, इसलिए दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद।